मॉडर्न हिस्ट्री में कितनी सारी चीजें एक साथ चलती है वो देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीज पढ़ते हैं हम, एक तो ये पढ़ते जाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। एक तो ये चीज चलती जाती है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन। ये एक तरफ चलता जाता है। दूसरी तरफ आता है इसके साथ साथ यूरोपीय शक्तियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स या यूरोपियंस, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। एक ये चलता रहता है। बड़ी बड़ी चीजें लिख रहा हूं मैं, बाकी तो बहुत कुछ चलता है। तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन चलता रहता है। ठीक है, एक यूरोपीय शक्तियों का आगमन चलता रहता है, एक संवैधानिक विकास चलता रहता है। संवैधानिक विकास और एक होता है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय गलत लिख दिया हमने। रीजनल पावर्स जो है क्षेत्रीय ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। और एक तरफ होता है कला व संस्कृति, कला व संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो ये सब आधुनिक भारत के इतिहास में चलता रहता है। आधुनिक भारत में आप ये पढ़ेंगे, इसको कहेंगे आधुनिक भारत। आप लोग मूवी देखते हैं या कोई सीरीज देखते हैं, तो मूवी और सीरीज में आपने महसूस किया होगा कि एक साथ कई सारे सीन होते हैं। किसी के घर के अंदर का सीन होता है, कभी आप देखते होंगे कि कोई ऑफिस का सीन है,
कभी आप फॉरेन का सीन देखते हैं, कभी आप इंडोर कोई मीटिंग चल रही है तो उस मीटिंग का सीन देखते हैं। तो एक साथ आप बहुत सारे सीन देखते हैं। कमेंट अभी क्या आपके? अच्छा, हाँ, टेस्ट के मार्क्स भी बताने आपको, वो भी मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे सीन चलते रहते हैं। तो इतने सारे सीन को जब जोड़ दिया जाता है तो वो एक अलग पूरा पिक्चर बन जाता है, आप विजुअलाइजेशन होता है और घटना आपको समझ में आने लग जाती है, क्या कहा जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखती हैं। तो मूवी में जैसे आप, मूवी में ऐसा तो होता नहीं ना कि एक व्यक्ति जहां मौजूद है उसको जो दिख रहा है वही दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है। कई तरह के सीन दिखाए जाते हैं, अलग अलग। एकांकी, एकांकी वर्ड आपने सुना होगा। हिंदी में जब एकांकी लिखते हैं तो बताते हैं ना कि ये मोहन का घर है और ये उसके बेटे का स्कूल है, स्कूल का दृश्य। ठीक है, नीचे समय भी लिखा रहता है, दोपहर का समय, समय लिखा रहता है ना, दोपहर का समय, रात्रि का समय। एकांकी कभी पढ़ा है आपने? एकांकी पढ़ा होगा तो उसमें ये सब चीजें दी होती है कि रात्रि का समय है, दोपहर का समय है, मोहन का घर है, और फिर कहानी शुरू होती है। ठीक वैसे ही सिनेमा होता है, रंगमंच होता है, थिएटर होता है। थिएटर में जो एक व्यक्ति होता है जो आपको इंट्रोडक्शन देता है, वो ये आधुनिक भारत के सीन है, सीन मंच है, अलग अलग सीन है। सीन नंबर 1, मुगल साम्राज्य का पतन चल रहा है। सीन नंबर 2, यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो रहा है। सीन नंबर 3, संवैधानिक विकास हो रहा है। सीन नंबर 4, आपका क्षेत्रीय शक्तियां उदय हो रही हैं। कौन कौन सी? मराठे तो पहले से ही थे, लेकिन फिर भी मराठों का उदय भी होगा, है ना। बाजीराव का यहाँ पर रोल आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में बाजीराव सेकंड, जिसको हम बाजीराव फर्स्ट, सॉरी, बाजीराव फर्स्ट बोलेंगे उसको। तो क्षेत्रीय शक्तियां, चाहे वो चेनकिलिज खां वाली बात हो, निजामुल मुल्क की जिसकी बात थी, मुर्शिद कुली खां की बात थी, है ना। अवध वाला कौन था? सादत, है ना, उसकी बात है। उधर सिख शक्तियां हैं। ठीक है, यूरोपीय शक्तियां आएंगे तो उनके युद्ध और कर्नाटिक वॉर और वो सब, हाँ, सादत खान। और कला संस्कृति अपने आप में, दिल्ली में कनॉट प्लेस बन रहा है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री के इस हिस्से में आओगे तो संसद भवन बन रहा है, कनॉट प्लेस बन रहा है। दिल्ली में कई तरह की चीजों का निर्माण हो रहा है। विक्टोरिया किंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इन सब का निर्माण हो रहा है। बॉम्बे में जो है वो वीटी, विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको हम वीटी स्टेशन के नाम से जानते हैं, तो विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण हो रहा है। तो ये पूरे भारत में कहीं न कहीं कला और संस्कृति में कुछ हो रहा है, इंग्लिश में कुछ लिखा जा रहा है, विज्ञान, इसके साथ साथ विज्ञान भी लिख सकते हैं। साइंस में भी बहुत कुछ शुरू हो गया था, और शिक्षा, विज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन में बहुत कुछ हो रहा है। तो कला संस्कृति का पार्ट आ जाएगा, हालांकि वो विज्ञान और शिक्षा उसी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें सारी उसके साथ साथ चल रही है। और इधर मुगल साम्राज्य में हमने आपको बताया था कि कैसे मुख्य मुगल सम्राट के लिए, मैंने आपको बताया था, ये याद रख लीजिए, ये मुख्य मुगल सम्राट थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब के यहां से पतन हो जाएगा। तो यहां मैंने आपको बताया था कि बीजेपी, याद रखिए, बीजेपी के यहां से पतन शुरू हो जाएगा। बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह बताया था, यहां जहांदर शाह आएगा। इन सबको पढ़ना है। फर्रुख सियर,
वहाँ फर्रुख सियर वैसे एफ से लेंगे, लेकिन यहाँ बीजेपी के हिसाब से याद रखने के लिए इसमें कर दिया फर्रुख सियर। उसको शुरू करेंगे तब आप एफ से शुरू करेंगे, एफ से। यहाँ फर्रुख मैंने ये बना दिया, उसका फर्रुख का एफ होता है। और फिर यहाँ बताया था ना मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर और ये सब है ना। फिर शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो ये मुगल साम्राज्य का पतन होते हुए दिखेगा आपको, इस रूप में होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग किस प्रकार के थे? उतने नहीं थे। यहां तक आपको बहादुरी देखने को मिलेगी। इसके बाद के जो लोग थे लगभग कोवर्ट थे या टिमिड थे, वो एक तरह के ना, वो उतने बहादुर नहीं थे। वो दरअसल मुगल साम्राज्य को टिका के नहीं रख पाए, और उसका और कारण था कि इन लोगों ने भी कमजोर किया, इन्होंने भी कमजोर किया। ठीक है, ये पैरेलल अलग चीज है, ये भारत के फेवर में चीज है। ये जो चीजें हो रही थी ये अलग चीज है, आम आदमी के फेवर में होने वाली चीजें थी, संवैधानिक विकास और कला व संस्कृति का विकास। लेकिन जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, ये संघर्ष है, ये संघर्ष है। और इस संघर्ष में चाहे वो टीपू सुल्तान रहे हों, चाहे वो सिख रहे हों, चाहे वो मराठे हों, मराठों के साथ, सिखों के साथ, अफगान के साथ, है ना, मैसूर के साथ में। तो मैसूर के आंग्ल मैसूर युद्ध आप पढ़ते हो, आंग्ल सिख युद्ध पढ़ते हो, आंग्ल अफगान युद्ध पढ़ते हो ना, आंग्ल मराठा यानी कि एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो सिख वॉर और एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के साथ में, उसके पिता हैदर अली के साथ में। तो ये सारी चीजें जो है ये संघर्ष है। यूरोपीय शक्तियां जो है वो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में संघर्ष करती हैं। और औरंगजेब तक आपको सीधे सीधे अंग्रेज यहाँ टकराते हुए नजर नहीं आते, यूरोपीय शक्तियां यहाँ टकराती हुई नजर नहीं आती। औरंगजेब के बाद में ये जो हिस्सा है पतन वाला, इस हिस्से में इन यूरोपीय शक्तियों ने इनको कठपुतली बना दिया था, ये कठपुतली बन गए थे और क्षेत्रीय शक्तियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था एक तरह से। और इनकी ताकत बढ़ गई थी, यूरोपीय शक्तियों की ताकत बढ़ती जा रही थी, पावर बढ़ती जा रही थी। तो ये सारे सीन एक साथ चलते हैं, ये सभी सीन जो है ना एक साथ चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा दुविधा हो जाती है। अब मूवी जब चलती है तब आप ये नहीं कह सकते कि, मान लिया जाए मूवी जब चल रही हो तब आप ये नहीं कह सकते ना कि पहले हमको बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर आनंद मठ लिख रहे हैं तो थोड़ा है ना यहाँ रुक जाओ, यहाँ नील दर्पण हो रहा है, दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण लिख रहे हैं। अभी भी यहां पर जो है मुंबई में वीटी बन रहा है, इसलिए हमें देख लेने तो। अभी आप किसी भी सीन को एक जगह पर रोक नहीं सकते, पैरेलल में सारे सीन चलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। तो आपको इन सबको जोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका संबंध इनसे है, इनका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध, इन सबका संबंध आपस में एक दूसरे से। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, मैं बात करता हूं सिराजुद्दौला की।
इसका साउंड चल गया भैया। मैं बात करता हूं सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। 1757 भी जुड़ा हुआ है, प्लासी। सिराजुद्दौला के साथ 1757 जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्लाइव भी जुड़ा हुआ है। मुगल बादशाह कौन था उस समय में, क्योंकि आगे जाकर के बक्सर में वो आएगा, बताइए। शाह आलम है क्या मुगल बादशाह? शाह आलम जुड़ जाएगा बक्सर में यहां, तो मुगल बादशाह भी जुड़ गया। क्लाइव कौन हो गया? यूरोपियन पावर हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तो क्लाइव इधर से जुड़ गया, सिराजुद्दौला हो गया। इस समय में आपको नवाबी कहां की? बंगाल की। तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ था? तो मुर्शिद कुली खां के समय में नवाबी जो है वो बंगाल की नवाबी याद रखनी है इस घटना के साथ में। और चूंकि आपको पता है कि यहीं से बंगाल में इन्हीं की वजह से जब 1757 में क्लाइव बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, क्लाइव का उदय होता है, तो क्या निकल के आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। तो संवैधानिक विकास भी आ जाएगा। और इसी क्रोनोलॉजी में जब आप आगे बढ़ोगे तो नील दर्पण और आनंद मठ और बंगाल का अंदर जो है आर्किटेक्चर और रविन्द्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन और ये सब चीजें निकल करके आएगी, वो यहीं से आएगी। तो बंगाल के इर्द गिर्द और सिराजुद्दौला के इर्द गिर्द बहुत कुछ घूमता है। मुगल बादशाह का पकड़ जो है वो बंगाल से ढीली हो जाती है, वो घूमता है। क्लाइव आ जाता है, वो चलता रहता है। और इधर संवैधानिक विकास होने लगता है, रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है 1773। ठीक है, और नवाबी जो है वो स्थापित हुई और उसका डिक्लाइन होना और पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में बन जाना और फिर कलकत्ता का राजधानी बन जाना, कैपिटल हो जाना। और इसके साथ साथ एक चीज और लिख लीजिएगा, छठवां वाला, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। सोशो रिलीजियस रेनेसां अलग चलता रहता है, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण वो छठवीं चीज, छठवां सीन हो जाएगा जो साथ साथ चल रहा है। हालांकि उसको कुछ लोग कला और संस्कृति से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम कला संस्कृति से अलग निकाल लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ होता है इसमें। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में बहुत कुछ होता है, तो ये फिर से एक नई चीज हो जाती है। तो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण भी हमको पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो सबसे पहले कलकत्ता में ही आपको यहां राजा राम मोहन राय दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड विलायत जिसको बोलते थे, विलायत किसने भेजा था? याद है आपको? किसके प्रतिनिधि बन के गए थे? बताओ जरा। यहाँ राजा राम मोहन राय के यहाँ पर एंगल देखते हैं। गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल का एंगल आता है, बेंटिक। यस, अकबर सेकंड आ गया था इस समय में,
तो अकबर सेकंड था, और अकबर सेकंड था मतलब मुगल रूलर, मुगल शासक की बात आ गई, मुगल रूलर आ गया। आर्ट और आर्ट एंड लिटरेचर में, अगर कल्चर में जाएंगे तो बहुत कुछ है यहाँ पर, पता है ना आपको। एजुकेशन में जाएंगे तो हिंदू कॉलेज है, एजुकेशन वाला एंगल आ गया। अंग्रेज आ गए, मुगल बादशाह आ गया, आर्ट एंड एजुकेशन आ गया, और फिर सबसे बड़ी बात है सती प्रथा का अंत हो गया। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स या रेनेसा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए, ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स यहां देखने को मिल रहे हैं। और बेंटिक है तो यहां आपको संवैधानिक सुधार भी देखने को मिल रहा है, संवैधानिक विकास भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के समय में संवैधानिक विकास देखने को मिल रहा है। 1833 का चार्टर एक्ट आ गया, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का चार्टर एक्ट देखने को मिल रहा है 1833 का। तो राजा राम मोहन राय के साथ बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। कितने एंगल हैं बताइए, कितने सारे सीन हैं जो यहाँ चल रहे हैं। इन्हीं के समय में आपको इधर ईश्वरचंद विद्यासागर देखने को मिलते हैं, उधर विवेकानंद की शुरुआत देखने को मिलती है बाद में, ठीक है। और इनके बाद की संस्थाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग मिलते हैं। लैंग्वेज मिलती है, कई तरह की लैंग्वेज के जानकार थे। तो लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर में, एजुकेशन में, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। तो आपको कई सीन एक साथ देखने पड़ते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है आधुनिक भारत वाले हिस्से में, कि है बहुत सरल है, कहानी के रूप में है, उपन्यास के रूप में है, लेकिन उनको दिक्कत आती है। वो सोचते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, ये क्या है, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और इसको हम तैयार कैसे करें। तो इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको सेगमेंट वाइज, सीन वाइज तैयार करते जाएं, एक एक सीन कंप्लीट करते जाएं। उस सीन के अंदर जिन जिन लोगों का जिक्र आएगा, जैसे हम राजा राम मोहन राय को पढ़ रहे हैं तब अकबर सेकंड का जिक्र आएगा, तो अकबर सेकंड का कार्यकाल लिख लें, नोट्स बनाते समय यहाँ कार्यकाल लिख लें कि अकबर सेकंड का कार्यकाल कब से कब तक था, लंबा कार्यकाल था, तो कब से कब तक था, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर का रोल अगर शुरू होता है तो वो कब से कब तक थे, तो यहाँ आप सन साथ में लिखते जाएं। राजा राम मोहन राय का सन लिखते जाएं कि राजा राम मोहन राय कब से कब तक एक्टिव रहे थे, डेथ कब हुई थी। बेंटिक का कार्यकाल कितना था, तो राजा राम मोहन राय जब तक थे तब तक यहाँ क्या क्या सुधार हो चुके थे। तो संवैधानिक विकास का क्रम क्या था, कौन कौन से सन में क्या क्या हुआ था। तो ये जब हम सारा एक साथ सबको कंपेयर करते जाएंगे तो फिर हमको पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। पूरी सीरीज जब आप देखते हैं टीवी पे या इस पे जो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज चलती हैं, वो सीरीज जब आप एक के बाद एक 10 एपिसोड हैं तो 10 एपिसोड देख लेते हैं आप लोग, सामान्यतः 10 एपिसोड की सीरीज बनाते हैं। तो पूरी सीरीज देख लेते हैं तो अलग अलग सीन को जोड़ना नहीं पड़ता, वो जोड़ के आपको दिखाते हैं। तो ऐसे आपको ये सीन जो है वो जोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम पढ़ाते हैं तो वो ऐसा लगने लगता है कि ये जो बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए
जो हमने सीन बताया जिस क्रम में, उस क्रम में आप पढ़ते जाइए और जिस जिसका नाम आता है। तो मैं आज मुगल साम्राज्य के पतन की बात करूंगा, क्योंकि औरंगजेब तक की बात जब हम करते हैं, पिछली बार जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पिछले साल का, उसमें औरंगजेब के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया और उसमें कारण बताया था कि औरंगजेब का पतन क्यों हुआ। औरंगजेब की जो उम्र थी, उसने जो लंबे समय तक शासन किया 1707 तक, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। दूसरा, उसने अपना सारा एम्फेसिस जो किया वो दक्षिण पे किया, और दक्षिण में, साउथ पे, दक्कन पे, दक्षिण को वो लोग दक्कन कहते थे उस समय, उसकी जो दक्कन नीति थी उसकी वजह से ही उसको सबसे ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि दक्कन को कब्जे में करके रखना मतलब बहुत सारी ताकत झोंक देना, और औरंगजेब की मृत्यु का कारण भी यही बना अंततः, और खास करके मराठे। बाद में तो उसने छोड़ दिया कि शिवाजी की प्राकृतिक मृत्यु होने दी जाए, और शिवाजी जब प्राकृतिक रूप से मर जाएं, उनका निधन हो जाए, उसके बाद ध्यान दिया जाए। तो यहां पतन की शुरुआत होती है। खास करके औरंगजेब के बाद पतन होना शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत यहां से हो चुकी थी। उसकी दक्कन नीति और उसकी एज ज्यादा हो जाना और उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाना। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसका जो बड़ा बेटा था मुअज्जम, जिसको हम बहादुर शाह फर्स्ट भी कहते हैं, मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट, ये जो बहादुर शाह फर्स्ट था मुअज्जम, इसकी एज उस समय में 65 ईयर थी, 65 साल का था। और मैंने बताया था इसको क्या बोलते थे, शहजादा बोलते थे। शहजादा जब राजकुमार हिंदी में नाम दे तो राजकुमार, और मुगल बादशाह जो है अपने संतानों को शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे। तो राजकुमार मुअज्जम, राजकुमार कितने साल का, 65 साल का राजकुमार, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन माना जाता था, इंटेलिजेंट था, काफी अच्छा व्यक्ति था, लेकिन मौका नहीं मिला इसको। शिवाजी के समय में आपको पता है औरंगजेब का संघर्ष होता रहा। ये हमने मिडिवल इंडिया में देखा था, मिडिवल भारत जब हम पढ़ रहे थे, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हम शिवाजी और औरंगजेब की संघर्ष की दास्तान, 2 एपिसोड हैं भारत एक खोज के, जिनको आप देख करके क्लियर कर सकते हो और ज्यादा। और कुछ मैसेज है आपके? नहीं, अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सीन भी देख सकते हैं। हाँ, वो यूरोपियन पावर में ले लीजिएगा उसको, है ना। यूरोपियन पावर्स का आना, यहाँ आए जो हैं वो, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल वाली बात अपने आप आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 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 देख सकते। ऐसे तो फिर बहुत सारे मिल जाएंगे ना, फैक्ट्री लॉ भी आ जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट वाला, कि औरंगजेब का ज्यादा उम्र का हो जाना और सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया जाना, और फिर दक्कन नीति पे ही ध्यान देना। और दक्कन उसी तरह से था जैसे कि अफगानिस्तान में जो भी आता है वो खत्म हो जाता है। तो जो भी दक्कन को, हालांकि दक्कन की वजह से शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब सबको फायदा हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में जिसने भी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की उसका पतन हो गया। ठीक वैसे ही दक्कन का पीछा जिसने किया उसका पतन हो गया, पीछा करने की कोशिश जिसने भी की।
दक्कन का पीछा आप करोगे तो फिर आपका पतन सुनिश्चित है। ठीक है, आज तो स्पष्ट दिख रहा होगा, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है देखने में आपके? साफ साफ दिख रहा है? ठीक है। तो क्योंकि दक्षिण की जो टोपोग्राफी है, दक्कन की जो टोपोग्राफी है, ऊंचे नीचे पहाड़ किले बना लेते हैं, विद्रोही वहां जमा हो जाते हैं, तो जो भी बाहर से अटैक करता है उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। किले नुमा जो परिदृश्य यदि आप देखेंगे वैसा, तो उसमें बाहर से जो भी आता है उसको बहुत जान माल का नुकसान होता है, तो बहुत लंबे समय तक डेरा डाल के रखना पड़ता है। और इसमें छापामार युद्ध जो होता है इस प्रकार का, इसमें शिवाजी और मराठे जो थे वो बहुत महारत थी उनको। और कहां से आई थी? मैंने अपशी का एग्जाम्पल दिया था जिसने सिखाया था मराठों को, नाम बता दो जरा। रिकॉर्डिंग क्लास की रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया होगा, सबको नाम पता चल जाए, कमेंट उसमें करना। यस, मलिक अंबर। मलिक अंबर ने जो है इनको ये तरीका सिखाया था मराठों को। वही संघर्ष जो है यहां चलता रहा। क्या किया? संभाजी के साथ। संभाजी कौन थे? संभाजी शिवाजी के लड़के। संभाजी के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, और संभाजी के साथ ही नहीं, उनकी पत्नी, संभाजी की पत्नी और पुत्र, उनका बेटा, उन दोनों के साथ भी। कौन था? शाहू। अब ये शाहू जो है ये शिवाजी के पोते हुए। संभाजी को मार डाला गया, आपको पता है, बहुत बुरा बर्ताव हुआ, क्रुएलिटी। औरंगजेब ने जो क्रूरता दिखाई संभाजी के साथ वो इतिहास में दर्ज है। यही गुस्सा मराठों के अंदर था, मराठों को इसी बात का गुस्सा था, और शाहू को कैद से छुड़ाने के लिए लगे रहे एक। अब यहां पर तमाम पेशवा भी आएंगे, यहां आपको मिलेंगे इस जगह पे बहुत सारे पेशवा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर आएगा, इसको याद रखिएगा, इस व्यक्ति को, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? ये पेशवा एक पद था मराठों के समय में, जो एक तरह से प्रधानमंत्री होता था। आपने अगर बीएल ग्रोवर पढ़ी है या और भी कोई ऐसी किताब पढ़ी है, तो उसमें मराठों में पेशवा की शुरुआत यहां से मानी जाती है, जबकि पेशवा इससे पहले भी थे। अष्टप्रधान जो पूछे जाते हैं उसमें पेशवा की बात आती है, अष्टप्रधान में पेशवा की बात आती है। कौन होते थे अष्टप्रधान? अष्टप्रधान जो थे वो मराठा साम्राज्य में राजे कहा जाता था, जो राजा होता था। राजे शब्द की शुरुआत राज्याभिषेक से हुई थी, खास करके शिवाजी के समय में। तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे, राजे के दरबार में, तो ये राजा था।
शिवाजी के समय में शुरुआत हुई और राजे उनको कहा जाता था, राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवाजी के ऊपर भी 2 एपिसोड हैं, उसको देख लीजिएगा। भारत एक खोज में आपको बहुत जानकारी था। रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। राजे की उपाधि मिली थी, अष्टप्रधान नियुक्त थे उनके, उसमें पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। पहले योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण थे, और आपको पता है ये बालाजी विश्वनाथ की जो ब्राह्मण वाली प्रथा है, ये आपको बाल गंगाधर तिलक तक देखने को मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी कांग्रेस के नेता थे, उग्रवादी नेता थे। लेकिन ये ब्राह्मण वाली जो परंपरा है यहां पे भी देखने को मिलती है, बाल गंगाधर तिलक में भी देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र में जातिवाद का जो स्वरूप है, चाहे वो रिफॉर्मिस्ट हों, चाहे वो बालाजी विश्वनाथ जैसे पेशवा लोग हों, महाराष्ट्र में जाति व्यवस्था बहुत गहरी है। ब्राह्मणों का वर्चस्व है, जो आप अभी शिवसेना की सरकार के रूप में भी देखते हैं, और यही चीज आप देवेंद्र फडणवीस के रूप में देखते हैं, बीजेपी की सरकार के रूप में देखते हैं। इसलिए वहां पर आपने देखा होगा कि आंबेडकर का जो अभियान था जाति प्रथा और छुआछूत के विरुद्ध, और ज्योतिबा फूले का जो अभियान था गुलामगिरी की पुस्तक या सत्यशोधक समाज, उसका यहां इन विचारधाराओं से बहुत कुछ लेना देना है। बालाजी विश्वनाथ वो पहला व्यक्ति था, यहां मैं इसको अभी कम कर रहा हूं, हम चूंकि उधर चले गए मराठों में, इसलिए हम थोड़ा सा इधर आ गए हैं। बालाजी विश्वनाथ और ये बाल गंगाधर तिलक, इनको आप देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक आपको शारदा एक्ट का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। शारदा एक्ट में तो लड़कियों की शादी की, विवाह की जो उम्र होती है उसको बढ़ाया गया था, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 12 वर्ष। तो उसमें क्या दिक्कत थी? बाल गंगाधर तिलक ने विरोध क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये हम खुद करेंगे, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में अगर कोई परिवर्तन करना है। अब देखिए, बंगाल के ब्राह्मण हैं राजा राम मोहन राय, बंगाल में भी एक ब्राह्मण है राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये भी ब्राह्मण है। और वहां आपको राधाकांत देव भी बताया हमने, राधाकांत देव भी बताए थे, ये हिंदू सभा वाले हैं। और मैंने बताया था यही हिंदू सभा बाद में जाकर के एक तरह से आरएसएस बन गया। हालांकि हिंदू सभा अलग भी बनी रही, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन 1925 में आरएसएस के रूप में हुआ, और वही लगभग बीजेपी के रूप में रहा। तो ये राधाकांत देव जो हैं सती प्रथा के समर्थक हैं। यहां ये शारदा एक्ट में खिलाफत कर रहे हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। वहां आपको एक ब्राह्मण यहां पर महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले के रूप में भी मिलेंगे, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी ब्राह्मण है, लेकिन इनकी विचारधारा अलग है। बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा बिल्कुल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मानी जाती है। ये गर्म दल हैं, ये नरम दल हैं, मॉडरेट्स और रिफॉर्मिस्ट। मॉडरेट जो आप देखोगे वो आप यहां पर एक वर्ग जो है वो सरकार से कुछ पाना चाहता है अपने ज्ञान के आधार पर। मैंने आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले
बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और खास करके मैथ्स के प्रोफेसर थे। महादेव गोविंद रानाडे और उनसे जुड़े हुए थे। ये सब पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से जुड़े हुए लोग थे। बाल गंगाधर तिलक एडवोकेट थे, वकील थे, सब ये से चित्पावन ब्राह्मण सही है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पर जो ये लिख रहे हैं ना, चित्पावन ब्राह्मण, इनको बोलेंगे ब्राह्मण की जो यहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं, ये चित्पावन ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण। पर ये मानसिकता जो आपको देखने को मिलती है ना इसमें, वहां पे ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों में जो है वो सुधारवादी लोग नहीं है। यहाँ देखिए आप, राजा राम मोहन राय है, इधर राधाकांत देव जो है ये सती प्रथा के समर्थक हैं। यहाँ ये महिला विरोधी के रूप में देखने को मिलते हैं आपको बाल गंगाधर तिलक। कई बार ऐसा लगता है कि अरे तो ऐसे तो हम कभी सुधार ही नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों ने डंडे के बल पे, ताकत के बल पे बहुत सारा सुधार किया। तो ये जो अष्टप्रधान थे, इसमें बालाजी विश्वनाथ वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि देखो ऐसा है जो भी है, लेकिन इसके बाद मेरे बाद में मेरा पुत्र ही पेशवा बनेगा। पेशवा का वह पद जो है बालाजी विश्वनाथ ने वंशानुगत कर दिया। देखा जाए तो ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, वंशानुगत हो गया। लेकिन यहां वंशानुगत होना उतना नुकसानदायक भी नहीं था, क्योंकि बाजीराव फर्स्ट जिसको हम कहते हैं, मूवी आपने देखी होगी बाजीराव मस्तानी, मस्तानी मूवी जो देखी आपने, वो इसी की कहानी थी, बाजीराव फर्स्ट की। बहुत ज्यादा समय तक ये जिया नहीं, 1720 से 1740 इनका कार्यकाल है, ठीक है। और इनके समय में जो बादशाह था, मुगल बादशाह, वो था मोहम्मद शाह रंगीला। बहुत अच्छा वर्णन बीएल ग्रोवर में किया गया है इसका। बादशाह डर जाता था इसका फोटो देख करके, इसका फोटो देख के, बाजीराव फर्स्ट का। एक चित्रकार से चित्र बनवाया गया था बाजीराव फर्स्ट का, मोहम्मद शाह रंगीला ने बनवाया, और उससे कहा कि एक चित्र बनाओ, चित्रकार को कहा, चित्र बनाया गया तो हालत खराब हो, चित्र देख के हालत खराब हो गई थी इसकी, मोहम्मद शाह रंगीला की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि शख्सियत का, और इसके संबंध बहुत दूर दूर तक, इसके समय में मराठा साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैल गया था। कहां तक जाता है? 1763 तक, 1761 जो पानीपत थर्ड तक मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य कहां पहुंच जाता है? पंजाब तक पहुंच जाता है। राजस्थान का काफी हिस्सा लगान देने लगता है। ओवरलॉर्डशिप। एक और प्रथा शुरू होती है, सरदेशमुखी। अब यहां आपको कुछ सवाल इन चीजों के उसमें आएंगे। सरदेशमुखी, टैक्स देने की व्यवस्था, चौथ और सरदेशमुखी। इसके अलावा और कौन कौन से विकसित की थी? मुगलों के समय में एरिया दे दिया जाता था। कौन सी व्यवस्था कहा जाता था उसको? इक्तेदारी। एक व्यवस्था थी इक्तेदारी। इक्ता क्या होता था? इक्तेदारी में एक निश्चित गांव या एरिया की बोली लगती थी। गांव या एरिया होता था
उसकी बोली लगती थी। ठीक है, ऑक्शन होता था उसका। ये जो इक्ता है, इस इक्ते से आप कितना वसूल करके देंगे। इक्तेदारी, ये जो इक्ता है, इससे आप कितना वसूल कर सकते हैं। तो कोई कहता है कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो फाइनेंशियल ईयर में मानूं 16 हाँ यहाँ कर दें 1690 से लेके 1691। वैसे इक्तेदारी का सन क्या था, मेरे को एग्जैक्ट बता सकते हो तो बताइए, इक्तेदारी का सन कौन सा था। तो फाइनेंशियल ईयर इसमें, इस इक्ते से मैं 3 लाख रुपया अगर कोई बोली लगाता है, फिर कोई 4 लाख लगाएगा, कोई 10 लाख लगाएगा, तो 10 लाख सबसे हाईएस्ट है, तो 10 लाख फाइनल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये इक्ता तुम्हारा हुआ, ये इक्ता तुम्हारा हुआ। हाँ, 1226 तो बहुत पहले हो गया है ना। ठीक है, तो 10 लाख रुपया आप इस एरिया से इस फाइनेंशियल ईयर में उगा के देंगे, तो जो इक्तेदार होगा वो अब किसानों से, पीजेंट से, उनसे वसूल करेगा, लगान वसूल करेगा, और इतना जो है वो बादशाह को ले जाके जमा करा देगा, सुल्तान को ले जाके जमा करा देगा। ठीक है, तो ये इक्तेदारी व्यवस्था थी। सरदेश मुखी भी ठीक इसी तरह का था। ओवरलॉर्डशिप जो है एक तरह की, ओवरलॉर्डशिप भी इसी तरह की है, सरदेश मुखी। इसमें भी जो मुगल सरदार के रूप में वो काम करता था, एक तरह से मुगल सरदार, बाद में वो मराठा सरदार हुआ। पेशवा के दिन मराठा सरदार होने लगे। पहले क्या क्या चल रहा था, पहले जो ये चल रहे थे ये सब बादशाह के और दिल्ली के अंडर में था काम, लेकिन बाद में कहां पहुंच गया ये, पेशवाओं के पास। पेशवाओं के पास 4 मराठा सरदार थे। मराठा सरदार कितने थे, 4, याद रखिएगा। नए बच्चे ध्यान रखिएगा, पुराने बच्चों को पता होगा। ठीक है, ये मराठा सरदार जो हैं वो 4 हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंधिया, ये ग्वालियर में थे। भोंसले, ये नागपुर में थे। गायकवाड़, इनमें से 2 का संबंध एमपीपीएससी से है, इसलिए भी आपको बता रहा हूं। अभी एमपीपीएससी में भी ये सवाल आएगा। बड़ौदा से थे। और होलकर, अहिल्याबाई याद है ना, इंदौर से थे। तो मराठों के कारण इंदूर नाम रहता था, इंदौर का नाम पुराना इंदूर है, मराठों के कारण। मराठों के कारण इंदूर नाम पड़ा था। और अभी आपको पता है कि
ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में कैसे गए? तो ये सिंधिया खानदान का वैवाहिक संबंध गायकवाड़ से हुआ। गायकवाड़ चूंकि गुजरात में है, बड़ौदा में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ससुर जो हैं वो गायकवाड़ महाराज हैं, सरदार हैं। तो वो मोदी के और अमित शाह के करीबी हैं, खास करके मोदी के बहुत करीबी हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं एक तरह से, या जो भी, क्योंकि मोदी 10 साल तक जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो इनके साथ संबंध उनका बहुत अच्छा संबंध है। तो उन्होंने जो है सिंधिया को बीजेपी में लाने में अपने ससुर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो मैं अभी की कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स है उसके साथ जोड़ के बता रहा हूँ। तो सिंधिया जो है इस वजह से बीजेपी में गए हैं, तो वो कनेक्शन यहाँ से है। उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उनके, और ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए वो उनका, इसलिए मध्य प्रदेश में फिर वो ईगो की लड़ाई और वो सब एक बहाना है, वो अलग चीज है। खैर, तो ये सरदार थे, ये मराठा सरदार है, ये राजे नहीं है। देखिए, सबसे पहले राजे हैं, यानी कि शिवाजी महाराज, महाराजा जिसको कहते हैं, महाराज कहते हैं, ये शिवाजी से शुरू हुआ। वहां आपको बताया था कि शिवाजी के लड़के संभाजी को मार दिया गया औरंगजेब के द्वारा, शाहू को कब्जे में ले लिया गया। शाहू शिवाजी के पोते हैं। संभाजी का जो छोटा भाई था राजा राम, वो जल्दी मर गया, लेकिन राजा राम जो है, उसकी पत्नी थी ताराबाई, उसने एक तरह से पूना पे, इनका केंद्र कहां पर है? पूना, पुणे, इसको हम पुणे कहते हैं, वो सत्ता का केंद्र है, सतारा, पूना, तो उसमें पुणे, पुणे में एक तरह से राजगद्दी है, और ताराबाई उसको संचालित कर रही हैं, क्योंकि उनका अल्पवयस्क पुत्र है राजा राम का। और शाहू कैद में है। शाहू कहां पर है? कैद में, औरंगजेब की कैद में थे शाहू और उसकी मां। और पेशवा जो शब्द है वो चूंकि वंशानुगत हो गया है, तो 1920 में बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव फर्स्ट ये पेशवा बनते हैं। सॉरी, 1920 नहीं, बहुत जल्दी हो गया हमारा, 1900 कहां से आ गया, 1720, ठीक है। ये जो पेशवा हैं, ये पेशवा नियुक्त करते हैं इन सरदारों को। तो सबसे पहले जो महत्व समाप्त हुआ वो महाराज का महत्व समाप्त हो गया। महाराज का महत्व क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि यहां ताराबाई का जो अल्पवयस्क पुत्र है वो सत्ता के काबिल नहीं है। तो बालाजी विश्वनाथ ने कब्जा कर लिया। बालाजी विश्वनाथ ने कब्जा कर लिया एक तरह से सत्ता पे, और बाद में उसके लड़के ने कब्जा कर लिया। शाहू को कैद से छुड़ा के लाते हैं, मां अभी भी कैद में रहती है। कौन छोड़ देता है? मुअज्जम छोड़ देता है। मुअज्जम जो बहादुर शाह फर्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब ये बादशाह बनता है, तो मुगल बादशाह बनता है, तो ये उसको कैद से छोड़ देता है शाहू को। शाहू एक तरह से राजे बन जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस किसका बना रहता है? मूवी में भी देखा होगा आपने, बाजीराव फर्स्ट का। यहां से पेशवा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और 1857 की क्रांति में आपने देखा कि ये सब लोग इंपॉर्टेंट थे एक तरह से, यानी ये स्वतंत्र हो गए थे
इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो राजा अलग चीज है, राजा के अंडर में एक तरह से विद्रोह जो किया बालाजी विश्वनाथ के समय में, बालाजी विश्वनाथ ने राजा को कुछ नहीं समझा और अपने आप को महत्वपूर्ण बनाए रखा। उसी परंपरा को आगे बाजीराव फर्स्ट ने किया। आगे जब कमजोर पेशवा आए, जब वंशानुगत चीजें हो जाती है तो क्या दिक्कत आती है, बात समझ में आई है? जो कमजोर होता है फिर दिक्कत आ जाती है। राजा इंपॉर्टेंट था, वंशानुगत था, कमजोर हुआ, किसने कब्जा कर लिया? पेशवा ने कब्जा कर लिया। पेशवा कमजोर हुआ, मराठा सरदारों ने कब्जा कर लिया। इन सरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है सारे। सिंधिया ग्वालियर में स्वतंत्र हो गए। ये सब लोग क्या करते थे? अरे ये सब लोग सरदेशमुखी देते थे, एक तरह से चौथ देते थे, यानी वो इकता देते थे, या रेयतवाड़ी की तरह, या और रेयतवाड़ी में तो खैर अलग कंसेप्ट था, उसमें तो जनता खुद एक तरह से जिम्मेदार थी। लेकिन ये एक तरह से टैक्स देते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे। और जो सरदेशमुख होता था वो क्या करता था, उसको भी एक सेना मेंटेन करनी थी, अपनी छोटी सेना, क्योंकि टैक्स कलेक्शन के लिए जाएगा तो टैक्स कलेक्शन के लिए जाएगा तो लोग विरोध भी कर सकते हैं, तो आपको लठेत रखना पड़ेंगे, हथियार वाले लोग रखना पड़ेंगे, तो कुछ ताकत बटोरनी पड़ती थी। वो ताकत क्या होती थी? वो ताकत होती थी आपके सैनिक होते थे, और उन सैनिकों के माध्यम से आप वसूल करके लाते थे। उसके लिए आप कुछ खर्चा रखते थे, और चूंकि आप इतना बड़ा ओहदा धारण किए हुए हो, सरदेशमुख हो, मराठा सरदार हो या पेशवा हो, तो आपका रहन सहन आलीशान होता था। अपने खुद के ऊपर बहुत अच्छा खर्च करते थे, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे बहुत खर्च करते थे, जनता को दान भी देते थे। आपके यहाँ कोई आता था तो भूखों नहीं जाता था। आप हवन पूजन भी कराते थे तो ब्राह्मणों को भी प्रश्रय मिलता था, दक्षिणा देते थे, तो दक्षिणा भी दी जाती थी, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी रहती थी, रहन सहन का साधन भी था, तो ऐश्वर्य था। तो यहाँ आपको ऐश्वर्य देखने को मिलता है। यही चीज नवाब में देखने को मिलती है बंगाल में। उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, चिनकिलिज खान ने। निजाम क्या शब्द कहलाया वहां? निजाम शाही। तो नवाब शाही हो गई, निजाम शाही हो गई। निजाम भी स्वतंत्र हो गए, अवध के नवाब ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो जब भी कोई कमजोर होता था, ऊपर वाला जैसे ही कमजोर हुआ, नीचे वाले ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर ये कमजोर हुआ, उससे नीचे वाले ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये थर्ड कैटेगरी आती है। सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, होलकर थर्ड कैटेगरी के शासक हैं। लेकिन आप जानते हो ना, श्रीमंत लिखते हैं अभी इनके नाम के आगे, राजा लिखते हैं, कुछ लोग राजा लिखते हैं, एक तरह से क्षत्रिय बताते हैं। तो मराठे ठीक वही रोल प्ले करते हैं जैसे राजस्थान में राजपूत करते थे। राजपूत अपने आप को क्षत्रिय वंश मानते हैं ना, क्षत्रिय थे, राजा होते थे, क्षत्रिय होते थे। वही जो है आपको मराठे दिखाई पड़ते हैं। महाराष्ट्र में मराठों का रोल आता है, और इसीलिए भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई होती है 1818 में, यहां मैं इसको साफ करता हूं। आइए अभी के कंटेम्परेरी वाली बात पे लेके आ जाते हैं। भीमा कोरेगांव ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है, इसलिए मध्य प्रदेश के एक IAS है रमेश थेटे, उन्होंने मूवी भी बनाई है इनके ऊपर। वो क्यों बनाई है? वो इसलिए बनाई क्योंकि वो थेटे हैं तो महाराष्ट्रियन हैं, वो भी महाराष्ट्र से आते हैं पर दलित हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। IAS रहते हुए उनके साथ बहुत कुछ हुआ,
अब वो कुछ गलतियां उनकी भी रही होंगी या जो भी स्थिति है, अब उसके बारे में बहुत ज्यादा तो हम नहीं जानते। लेकिन ये वो लड़ाई थी भीमा कोरेगांव की, जो अंग्रेजों के और मराठों के बीच में हुई थी और निर्णायक लड़ाई थी। अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। एंग्लो मराठा वॉर था ये, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। और बाजीराव सेकंड थे इस समय में। इस समय में जो मराठा पेशवा थे, पेशवा बाजीराव सेकंड, ये अंतिम पेशवा माने जाते हैं, क्योंकि इसके बाद पेशवाई लगभग समाप्त हो गई। ऊना छोड़ना पड़ गया था इनको। ऊना छोड़ करके अंग्रेजों ने इनको बिठूर में बिठा दिया था। बिठूर कहाँ है? 1857 की क्रांति की भूमिका यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बिठूर कानपुर के पास में, कानपुर के पास में गांव दे दिया इनको, कहा कि वहां से टैक्स वसूल करो, जहां महारानी लक्ष्मीबाई का फिर जन्म होता है। आपने मणिकर्णिका मूवी में इसी जगह का नाम देखा होगा। जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। नाना साहेब जो 1857 की क्रांति में आपको नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तात्या टोपे, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, ये सब एंगल यहीं से जुड़ता है, क्योंकि नाना साहेब के दरबार में ही एक तरह से महारानी लक्ष्मीबाई के पिता जो थे वो भी एक सैनिक थे या सेनापति, जो भी। यस, हाँ, गंगा नदी के किनारे, बिल्कुल बिल्कुल। और वो मणिकर्णिका घाट जो है वाराणसी में, उसी के ऊपर नाम पे मणिकर्णिका नाम रखा गया था ना उनका। वो मूवी के हिसाब से भी आप देखो तो काफी कुछ चीजें क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, इनकी लड़ाई जब अंग्रेजों से हुई तो अंग्रेजों के पास बहुत सारे सैनिक नहीं थे, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो दलित सैनिक थे, एससी वाले थे। और वो भी एक महार रेजिमेंट थी। महार रेजिमेंट, महार वही जाति है जो अंबेडकर की जाति है। अंबेडकर इसी जाति से आते हैं, महार रेजिमेंट। ये महार रेजिमेंट जो थी, इसकी लड़ाई एक तरह से मराठों से हुई थी। और मराठों में ये जो थे, ये कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण। मराठा पेशवा कौन थे? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों की एक तरह से सेना थी। अब इस सेना को किसने हराया? महार लोगों ने, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने। तो अभी 2018 में, जनवरी 2018 में इसके 200 साल हुए थे, 200 इयर्स। उसका जश्न मनाने के लिए तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री थे, और इसका जश्न मनाने के लिए दलित महार लोग इकट्ठे हुए कि हमारी ब्राह्मणों पर वो जो विजय थी वो ये थी कि हमने युद्ध लड़ा था। और युद्ध, अब यहां पर जो एंगल है वो अंग्रेजों का और दलित का या अंग्रेजों का और भारतीय होने का नहीं आया। यहां जो है जातिगत दुश्मनी जैसा भीमा कोरेगांव वाले में, वैसा एंगल बताने की कोशिश की गई। ठीक है, हाँ, यस, ब्राह्मण वर्सेस दलित वाला एंगल बताने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, बीजेपी की सरकार है। भीमा कोरेगांव का जश्न मनाने के लिए जितने लोग आए और जिन्होंने इन्विटेशन दिया, उसमें एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम मैंने लिखता, इनको कहा गया अर्बन नक्सल, और इन सबको जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में अभी धीरे धीरे सुनवाई कर रहा है। इन्हीं को अर्बन नक्सल्स कहा गया, इन्हीं लोगों, इन सबको जेल में डाल दिया गया। इनकी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। इनकी जो जमानत है वो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, हाई कोर्ट्स में पड़ी हुई हैं। तो आपको अभी
जो लग रहा है कि ये सब एंगल समाप्त हो गए जाति वाले, नहीं, ये जनवरी 2018 में भी जिंदा है। और बीजेपी सरकार में इन्हीं लोगों को अर्बन नक्सल कहा जाता है। एक नक्सलवादी वो हैं जिनको जंगलों में रहते हैं, आदिवासी हैं। ये शहर में रहने वाले नक्सल हैं जो पढ़े लिखे हैं। यहाँ जेएनयू और कन्हैया कुमार वाला एंगल भी आता है, जेएनयू को भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है। जेएनयू को भी जोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारा विवाद जो है यहाँ से रिलेटेड होता रहता है। अब ये मूवी अब वो रिलीज करेंगे जब भी 5-6 महीने में, या अगस्त में शायद रिलीज करने वाले थे, तो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये ओटीटी पे आता है या कहाँ आता है, देखिए। लेकिन ये जब आएगा तो आपको इस कहानी का पूरा एक पहलू समझ में आएगा। तो क्या इसका जश्न मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? अगर आप इसका जश्न मनाते हो तो यहां जातिवाद निकल करके आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप जश्न मनाने जाते हो तो आप किस पे विजय की बात कर रहे हो? ब्राह्मण अपने ऊपर विजय जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे, और जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे वे अर्बन नक्सल कहे जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे। फिर उनपे वो यूएपीए टाइप लग गया, एक तरह से यूएपीए लग गया, आतंकवादी वाला, आतंकवादी बता दिया गया उनको, टेररिस्ट बता दिया गया। तो बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक मुद्दा है। ठीक है, तो कहाँ जो है पेशवा थे और इसके बाद पेशवाई खत्म, इसके बाद पेशवा नहीं बचे कोई। तो जैसे ही 1818 हुआ और पेशवा समाप्त हुआ, ताकतवर कौन हो गए? 1818 के बाद में सरदार ताकतवर हो गए, और उन सरदारों ने अंग्रेजों से दोस्ती कर ली, अंग्रेजों से दोस्ती कर ली और अपनी सेना बना के रखी। तो एक कहानी मैंने बताने की कोशिश की है अभी आज, पेशवाओं वाली कहानी। ठीक है, और पतन कहां से शुरू हो गया? पतन इनका वैसे बाजीराव फर्स्ट के बाद हो गया, लेकिन 1761 यहां से पतन शुरू हो गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई से, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो निर्णायक लड़ाई थी। यहां से मराठा, यस, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ठीक है ना? और आपको पता है इसका बहुत अच्छा वर्णन जो है वो बीएल ग्रोवर ने दिया है। बीएल ग्रोवर जरूर पढ़िएगा, पिक्चराइजेशन होगा, है ना? तो खास करके जो बच्चे 2 साल बाद तैयार एग्जाम देने वाले हैं, 1 साल बाद देने वाले हैं, अभी बीएल ग्रोवर पढ़िए आप। बहुत सारे लोग सजेस्ट नहीं करते, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अच्छे से एक बार कर लीजिए, बार बार आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने करंट की अभी की स्थिति तक जो है ये सब चीजें करने की कोशिश की है कि आप अभी तक की स्थिति तक इसको जान पाए। ठीक है।